तो इकोसिस्टम के जो टाइप है, ये एक तो डिपेंड करते हैं कि उसे किसने डेवलप किया। ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किया या फिर नेचुरली वो डेवलप हुए, तो इसके बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है। तो इकोसिस्टम टाइप को या तो हम कह सकते हैं कि भाई नेचुरल इकोसिस्टम है जो हमारे आसपास दिखाई देता है, नेचर ने उसे डेवलप किया है, या फिर उसे ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किया है, मैन मेड इकोसिस्टम। और दोनों के लिए एनर्जी का सोर्स एक ही है, सन की लाइट। बट दोनों में कुछ डिफरेंस भी है, क्योंकि मैन मेड जो इकोसिस्टम है वो परमानेंट नहीं होता, उसमें कुछ चेंजेस हम बार बार लाते रहते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में चेंजेस बड़ी आसानी से नहीं होते, काफी टाइम लगता है। और ये नेचुरल इकोसिस्टम भी दो सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल का मतलब लैंड पर जो इकोसिस्टम है। तो लैंड पर जो भी इकोसिस्टम डेवलप होता है उसी को हम कहते हैं टेरिस्ट्रियल या लैंड। दूसरा इसका सब डिवीजन इक्वेटिक। इक्वेटिक का मतलब वाटर, पानी के अंदर हो सकता है, पानी के ऊपर हो सकता है, या पानी के आसपास भी हो सकता है। और इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट जो हमें सबसे ज्यादा दिखता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और CO2 को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा ग्रास, जिसमें हम सारी अपनी एग्रीकल्चर, वीट, राइस इस ग्रास वाले प्लेन में ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्रास प्लेन भी एक तरीके से लैंड इकोसिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा डेजर्ट, जहां पर हमें बहुत सारे ऐसे प्लांट दिखेंगे जिनकी लीफ नहीं है। कैक्टस है, साथ में टच मी नॉट, और सबसे लास्ट टुंड्रा। तो टेरेस्ट्रियल में हमें फॉरेस्ट, ग्रास प्लेन्स, डेजर्ट और टुंड्रा इनको देखना होता है। ऐसे ही इक्वेटिक इकोसिस्टम में पहला जो हो सकता है कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। और फ्रेश वाटर हमें मिल सकता है रिवर में या फिर किसी कैनाल में या किसी लेक में। साथ में कुछ हमें सॉल्टी वाटर मिलेगा, और सॉल्टी वाटर हमें कहाँ मिलेगा? समुद्र के पास, मरीन इकोसिस्टम। तो वहां पर ऐसे लिविंग थिंग्स पाई जाएंगी जो सैनिटी को थोड़ा सा अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकें। और दूसरा होता है जहां पर ओशियन और फ्रेश वाटर, रिवर और ओशियन साथ में मिलते हैं, जैसे डेल्टा वाला एरिया है या एस्टरी वाला, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल, कि दोनों के बीच ट्रांजिशन हुआ है। ये भी इकोसिस्टम हमें मिलता है। तो वाटर में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इसका एग्जांपल रिवर हुई, लेक,
मरीन इकोसिस्टम, इसका एग्जांपल सी, ओशियन। ट्रांजिशनल सिस्टम, इसका एग्जांपल डेल्टा। और फिर उसके बाद मैन मेड इकोसिस्टम। इसमें कुछ इकोसिस्टम ऐसे हैं जो सोलर एनर्जी पर डिपेंड है, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड, ये मैन ने डेवलप किया अपने फूड के लिए। साथ में आर्टिफिशियल पॉन्ड, तालाब, जिसमें फिश फार्मिंग भी हो सकती है। और साथ में जो हम लोगों ने शहर डेवलप किए, इंडस्ट्री एंड सिटी, जो ज्यादातर डिपेंड है फ्यूल पर। कोल का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, इस पर जो डिपेंड है। तो ये हमारे कुछ इकोसिस्टम जो हमारे अर्थ पर हमें दिखाई देते हैं। तो कई बार आपसे जनरल क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम है, कौन सा मैन मेड इकोसिस्टम है। तीन चार आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा मैन मेड, कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम। उसके बाद आती है टेरेस्ट्रियल कौन सा है, लैंड पे कौन सा डेवलप हुआ, और एक्वेटिक कौन सा है। तो इसके बेस पे इकोसिस्टम का डिवीजन होता है। और फिर हमें धीरे धीरे इन इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा डीप में जाना होता है। जैसे सबसे पहला है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो डेवलपमेंट है हमारे अर्थ पर कई लेयर में दिखता है। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जहां पर थोड़ा सा कम होगा टेम्परेट फॉरेस्ट, और जहां पर बिल्कुल कम होगा तो टुंड्रा फॉरेस्ट। इनका डेवलपमेंट हमें दिखेगा। तो सबसे पहला इकोसिस्टम फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। इनका इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन वर्क फॉरेस्ट में इंक्लूड है। जैसे इनसे हम लोग वुड ले सकते हैं, साथ में कुछ अपने लिए फूड ले सकते हैं, साथ में कुछ मेडिसिन भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तुलसी का पौधा है, उससे आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो ये इसका प्रोडक्शन वाला वर्क है। इसके अलावा सिक्योरिटी भी करता है फॉरेस्ट। सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और ये सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है, ये हमें बहुत सारी चीजों से बचाता है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज हैं उनको हैबिटाट मिलता है। सोचिए अगर हिरन को फॉरेस्ट में छिपने का मौका ना मिले तो सारे खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही नेचर ने सबको फॉरेस्ट में इंक्लूड कर बायोडायवर्सिटी को कहीं ना कहीं बचा के रखा है। साथ में सॉइल, वाटर, ये सब हमारी सिक्योरिटी का काम करते हैं।
साथ में ये हमें ऑक्सीजन देता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। साथ में कई बार जब फ्लड आती है, बाढ़, उसमें हमारी हेल्प करता है। साथ में कोस्टल एरिया में भी सुनामी जब आती है उस टाइम भी फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी वर्क, कुछ चीजों को रेगुलेट भी करता है। जैसे इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, कोल, आयरन, साथ में सिल्वर, गोल्ड, एटमॉस्फेयर, इन सब को रेगुलेट करने में फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ में टूरिज्म इंडस्ट्री, आज की हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो काफी ज्यादा रेवेन्यू कमाती है, वो भी नेचुरल फॉरेस्ट पर डिपेंड है। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है, साथ में बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती है। जैसे हमारे नेशनल पार्क हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में मिलता है। तो इनसे रेवेन्यू काफी ज्यादा कमाया जा सकता है। तो ये फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस है, जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए काफी ज्यादा चीजें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट का डिवीजन, फॉरेस्ट का जो डिवीजन होता है, ये होता है हमारी अर्थ पर सन की लाइट के बेस पे। हमारी अर्थ पर जो इक्वेटर है वहां पे सबसे ज्यादा ये जोन, इन जोनों के बीच में सबसे ज्यादा लाइट हमें मिलती है। सबसे ज्यादा लाइट मिलने की वजह से इस एरिया को बोला जाता है ट्रॉप। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सबसे पहला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को 20 सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पहला ये। दूसरी का ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब जो अपनी पत्तियां, लीव्स गिरा देते हैं। तो ऐसे ट्रॉपिकल लेवल पर 0 से 30 डिग्री के बीच हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं। उस ट्रॉपिकल में कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, एक साथ लीफ नहीं गिराते। कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जो कुछ टाइम में अपनी लीव्स गिरा देते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा वाटर नहीं होता।
तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और नेचुरल इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट का होता है ये आपको लगभग 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ इस जोन में मिलेंगे। यहाँ की खास बात, काफी हाई टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, साथ में इस एरिया में जो सॉइल पाई जाती है उस सॉइल का नाम है लेटेराइट, और इसका डेवलपमेंट तब होता है जब काफी ज्यादा बारिश होती है। लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से इसकी जो टॉप वाली लेयर है उसमें लीचिंग हो जाता है। लीचिंग मतलब किसी चीज का हटना, टॉप लेयर में न्यूट्रिएंट नहीं रहते। साथ में इसमें इतनी ज्यादा बारिश, साथ में इतना टेम्परेचर, इसकी वजह से इस फॉरेस्ट एरिया में डाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है। बायोडाइवर्सिटी काफी बड़े लेवल पर, और 3 लेयर्स में दिखता है। सबसे पहले इसमें बड़े प्लांट दिखेंगे आपको, उसके बाद थोड़े से छोटे प्लांट, ये सेकेंड लेयर का डेवलपमेंट करते हैं। फिर उसके बाद कुछ झाड़ियां, अब प्लांट मिलना बंद हो जाएंगे, सबसे नीचे कुछ झाड़ियां दिखेंगी। तो ऐसे 3 लेयर्स में इस फॉरेस्ट को डिवाइड किया। और क्योंकि सन की लाइट काफी ज्यादा है इसलिए इस फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, और इस वजह से छोटे छोटे क्रिएचर्स वो भी काफी ज्यादा होते हैं। कुछ फेमस, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि भाई कौन कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं या प्लांट हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, इसके एग्जाम्पल में महागुनी ये मिलते हैं, साथ में आपको रोजवुड ये भी मिल जाएगा। ये सारे प्लांट आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ में इसका एरिया, कुछ फेमस जोन, तो सबसे पहले साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अमेजन एक रिवर है, तो अमेजन रिवर में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, जिन्हें अमेजन रिवर फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अर्थ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में अमेजन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो अमेजन रिवर या अमेजन बेसिन में मिलने वाले फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका के ब्राजील, ऐसे ही अफ्रीका में कॉन्गो फॉरेस्ट, वहां पर कॉन्गो एक रिवर है जिसे जेरे रिवर भी कहते हैं। इंडिया में बात करें तो अंडमान निकोबार, इसमें ये एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और ब्राजील में इन्हें एक लोकल नेम से भी जाना जाता है, सेल्वास। ब्राजील में इनको सेल्वास भी कहते हैं। इसके अलावा एशिया में इंडोनेशिया और उसका एक आइलैंड सुमात्रा, उस एरिया में भी आपको ये दिखेंगे। सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का
जो अंडमान निकोबार के काफी पास है, वहां पर भी आपको ये फॉरेस्ट मिलेंगे। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां पर टेम्परेचर काफी हाई रहता है, साथ में रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, सॉइल लेटेराइट, बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा, और 3 लेयर में फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है। साथ में कुछ फेमस प्लांट, महागुनी, रोजवुड, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। कह सकते हैं आप इस एरिया में प्लांट मिलते हैं। फिर एपीफाइट, जिन्हें हम झाड़ियां कहते थे, वो भी मिलते हैं। ये भी यहाँ पे मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, साउथ अमेरिका में अमेजोन फॉरेस्ट, जो ब्राजील में मिलते हैं, और ब्राजील में इन्हें सेल्वास के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका में कॉन्गो फॉरेस्ट, इंडिया में अंडमान निकोबार, और उसके बाद सुमात्रा, इंडोनेशिया। इसके अलावा दूसरा टाइप जो इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का दिखता है, उसे कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस। जब गर्मियां ज्यादा पड़ती है तो उस टाइम इवेपरेशन भी ज्यादा होता है। उससे बचने के लिए जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, वो अपनी लीफ गिरा देते हैं। ये इंडिया में भी कॉमन है। नीम का पेड़ आपने देखा होगा। इन्हीं को कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि लाइट जहां पड़ती है वहीं पे मिलते हैं, इसलिए ट्रॉपिकल। डेसिडियस इसलिए क्योंकि पत्तियां गिराते हैं। फॉरेस्ट इसलिए बहुत सारे प्लांट एक साथ। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इनकी खास बात यही है कि ये पूरे साल ग्रीन नहीं रहते, और ज्यादातर टाइम जब ड्राई समर होता है, उस टाइम ये अपनी लीफ को गिरा देते हैं। उसकी वजह से इन्हें डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। और इनके यहाँ रेनफॉल थोड़ी सी कम होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास। वृक्षों में जो प्लांट, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से प्लांट यहाँ मिलते हैं, तो कुछ फेमस प्लांट जैसे सागवान, शीशम, जो इंडिया में मिलता है, साथ में साल, ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ में बम्बू, ये प्लांट आपको मिल जाएंगे जो इंडिया में भी कॉमन है। और इसका डेवलपमेंट इंडिया के एरिया में, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, उसमें काफी ज्यादा मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साथ में इंडिया के पास वाले नॉर्थ ईस्ट एशिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इस एरिया में मिल जाएगा। इसके अलावा साउथ अमेरिका, इस एरिया में भी थोड़ा सा मिलता ही है, और ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ वाला पार्ट।
यहां पर आपको ये फॉरेस्ट मिल जाएगा। और इसे ऐसा भी कह सकते हैं, जहां जहां मानसून आता है उस एरिया में मिलता है। तो इंडिया में मानसून आता है तो मानसून फॉरेस्ट को ही डेसिडियस फॉरेस्ट। जब मानसून आता है तो लीफ नहीं गिराते, जब मानसून नहीं आता तब अपनी लीफ गिराना स्टार्ट करते हैं। ये इनको भी दिक्कत होती है। तो ये हमने पहला फॉरेस्ट टाइप देखा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल में दो फॉरेस्ट देखे, एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एक ट्रॉपिकल डेसिडियस। अगला इससे थोड़ा सा कम वाले उसमें, जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, साथ में रेनफॉल भी थोड़ी कम हो जाती है। ट्रॉपिकल एरिया से आगे टेम्परेट एरिया। टेम्परेट एरिया की खास बात यही है कि यहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम है। टेम्परेट फॉरेस्ट थोड़ा सा 30 डिग्री से आगे वाला, थोड़ा सा ऊपर, या इनको कई बार बोला जाता है कि ये मिडिल लैटिट्यूड फॉरेस्ट है। मतलब ये इतनी दूर भी नहीं है कि पोल के पास हो, और ट्रॉपिकल एरिया से थोड़ा सा दूर है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। और इस फॉरेस्ट को भी हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसका भी एक एवरग्रीन होता है जो लीफ नहीं गिराता, साथ में इसमें भी डेसिडियस होते हैं, साथ में मेडिटेरियन जो मेडिटेरियन सी के पास। ऐसे इसमें फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उस एरिया में मिलते हैं। और कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड काफी ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहीं से रेनफॉल का होना स्टार्ट होता है। विंड की जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट से वेस्ट होती है, तो ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश मिलती है। इनके जो एग्जाम्पल हैं, लॉरेल, क्योंकि ये ज्यादातर है वेस्ट कंट्रियों में मिलते हैं तो उसी के हिसाब से एग्जाम्पल है। मैग्नोलिया, ये कुछ फॉरेस्ट इस एरिया में दिखते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपको कुछ कंट्रियों में, जैसे साउथ चाइना जो इंडिया से थोड़ा सा ऊपर है, उस वाले पार्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ में जापान, साउथ कोरिया, इसके अलावा यूएसए, अमेरिका, इस वाले एरिया में आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। फिर उससे थोड़े से सेंटर वाले पार्ट में कॉन्टिनेंट के डेसिडियस मिलते हैं। और डेसिडियस की खास बात, जो हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस देखे थे वो गर्मियों से पहले
अपनी पत्तियां गिराते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं वो सर्दियों से पहले गिराते हैं। तो इनको ठंड से बचने के लिए या कोल्ड से बचने के लिए अपनी लीफ गिरा देते हैं। जिसमें कुछ फेमस प्लांट, चेस्टनट, ये यहाँ पे हमें दिखेगा, साथ में मैपल, वालनट, ये कुछ फॉरेस्ट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें दिखते हैं। और यहाँ पर जो सॉइल होती है, सॉइल को कहते हैं पॉट जॉइल, पॉट जॉल सॉइल। ये यूएसए के नॉर्थ ईस्ट पार्ट, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, उस एरिया में आपको दिखेगा। साथ में लैटिन अमेरिका में साउथ चिली एक देश, इन एरिया में ये मिलते हैं। अगला इसका जो पार्ट है वो है मेडिटेरियन। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच एक सी मिलता है, मेडिटेरियन सी। वहीं पर इन फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है। मेडिटेरियन क्लाइमेट की एक खास बात, यहां पर समर जो होता है वो ड्राई होता है, बारिश नहीं होती, लेकिन विंटर में बारिश होती है। विंटर में रेनफॉल, और रेनफॉल की जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब वेस्ट पे जब होगा तो वहां पे बारिश ज्यादा होगी, तो इसलिए ये आपको वेस्ट कोस्ट पे मिलेगा, किसी कॉन्टिनेंट। और यहां पर सर्दियों में बारिश होने की वजह से फ्रूट इंडस्ट्री काफी ज्यादा डेवलप्ड है। सिट्रस फ्रूट, रसीले फल, संतरे, अंगूर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगी। और यहाँ पर इन्हीं की हॉर्टिकल्चर, किसान जो है ग्रेप्स, ऑरेंज, इन सबको उगाते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा बनता है तो इसी से यूज करके इस एरिया में वाइन इंडस्ट्री, एल्कोहल, उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो फ्रूट्स का यूज करके वाइन इंडस्ट्री का इन लोगों ने डेवलपमेंट किया है। और इस एरिया में बहुत सारी आपको मेडिसिनल प्लांट, साथ में अलग अलग कलर के बर्ड्स, ये सब भी मिलते हैं। तो ये यहाँ के फॉरेस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल एरिया से थोड़ा सा आगे, पोल से थोड़ा नीचे, कॉनीफेरस, ये फॉरेस्ट मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कौन की तरह के होते हैं, या आप कह सकते हो क्रिसमस ट्री। तो मिडिल फेज के बाद अपर फेज में या पोल के पास, नियर टू पोल, एक और नेचुरल इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट का मिलता है
उसे कहते हैं कोनिफेरस। इसे टैगा फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कोई कोनिफेरस फॉरेस्ट बोले या टैगा, यहाँ के जो प्लांट होते हैं क्रिसमस की जो वुड है वो काफी सॉफ्ट होती है। तो जितना लाइट उतना हार्डवुड, जितना कम लाइट उतना सॉफ्ट वुड। तो यहाँ पर काफी सॉफ्ट वुड मिलती है। इसका जो डेवलपमेंट है हमारी अर्थ पर वो सबसे ज्यादा है, मतलब एरिया इस कोनिफोरस का काफी ज्यादा है। एक तो ये माउंटेन वाले एरिया में मिल सकता है, जैसे इंडिया के हिमालय जोन में, वहां पर इसका डेवलपमेंट होता है हाइट की वजह से। लेकिन इसको लाइट और रेनफॉल काफी कम मिलती है, इसलिए इस फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी काफी कम है। इनकी लकड़ियों का ज्यादा यूज भी नहीं कर सकते, बैट आप बना सकते हो, ये सारी चीजें, या फिर माचिस आप बना सकते हो। और इसमें जो कॉर्न शेप की लीफ होती हैं ये आइस को नीचे गिरा देती है, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा पड़ती है, इसीलिए कॉर्न शेप में इनकी लीफ होती है। और यहाँ पर कोल्ड टाइम जो है या विंटर जो है वो काफी लॉन्ग होती है, समर काफी कम होता है। और जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूके में, उस टाइम इन पेड़ों का काफी ज्यादा यूज किया गया, तो इन्हीं से एनर्जी डेवलप की गई। यहाँ पर कुछ फेमस प्लांट, जैसे आपने भी सुना होगा देवदार, चीर, ये सब माउंटेन प्लांट के नाम है। साथ में स्प्रूस, ये सारे प्लांट आपको मिलेंगे। यहाँ पे कुछ फेमस एनिमल, फॉक्स, लोमडी,
एसिडिक पॉटजॉइल सॉइल यहाँ पे मिलती है। तो ये आपको कॉनिफोरस फॉरेस्ट में मिलेगा। तो आज हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में फॉरेस्ट के थोड़े से टाइप देखे। इसमें पहले ट्रॉपिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एवरग्रीन और डेसिडियस। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो टेम्परेट एरिया है वहां पर फॉरेस्ट देखे, जिसमें हमने तीन टाइप देखा। मेडिटेरियन फॉरेस्ट भी देखा, साथ में वहां पे भी डेसिडियस फॉरेस्ट देखा, और साथ में कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट, और सबसे लास्ट में कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम हम देख चुके हैं, और इनसे जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से किस फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, और इस नेचुरल इकोसिस्टम के क्या क्या एनिमल, साथ में प्लांट, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल की क्लास में। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।